Hi student, myself Amol Pattevar. Now today we are going to start a new topic that is wood from the unit anatomy of plant. इसके पहले हमने कल सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट किया था। तो अभी वुड हम देख रहे हैं। तो वुड यानी क्या होता है एग्जैक्ट? वुड मतलब जाइलम। जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम में भी पर्टिकुलरली जाइलम फाइबर्स जो रहते हैं, जो स्क्लेरिन कायमा से बने रहते हैं, उसको वुड बोलते हैं। तो अभी इस टॉपिक में हम वुड के बारे में देखेंगे डिटेल कि वुड किस सीज़न में फॉर्म होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, एंड वुड का क्या बेनिफिट्स है प्लांट के लिए। ठीक है, कमर्शियल यूजेस क्या है वुड के, वो हम सब देखेंगे। नाउ वुड में देखो अभी क्या बोला है। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन पर्टिकुलरली स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड इज़ फॉर्म। जब कंडीशन एकदम फेवरेबल रहती है प्लांट ग्रोथ के लिए तो स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड फॉर्म होगा। पर्टिकुलरली स्प्रिंग सीजन में होता है ये फॉर्म, इसलिए इसको स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड बोला है। और विच हैज़ क्या रहता है स्प्रिंग वुड में? तो स्प्रिंग वुड हैज़ अ ब्रॉडर जाइलम बैंड, मतलब जो वेसल्स रहती है जाइलम की वो काफ़ी ब्रॉड रहेंगी। लाइटर इन कलर, ट्रकेट्स विथ थिन वॉल, जो ट्रकेट्स रहेंगे उनकी वॉल थिन रहेंगी, लिग्निन डिपोजिशन में कम होगा तो वॉल थिन रहेंगी। एंड वाइड लुमेन, लुमेन यानी उस ट्रकेट्स की जो कैविटी रहेंगी वो वाइड रहेंगी। एंड जो फाइबर्स है जो स्क्लेरेन कायमा से बने रहते हैं वो फाइबर्स लेस नंबर में रहेंगे एंड इट इज़ ऑफ लो डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी डेंसिटी भी थोड़ी सी लो रहेंगी, हल्का रहेगा ये वुड। नाउ दूसरा है व्हेन ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन। अब जब कंडीशन अनफेवरेबल रहती है ऑटम वुड और लेट वुड इज फॉर्म। ऑटम पता है आपको, ऑटम ये पतझड़ का सीजन रहता है जब प्लांट वाटर स्ट्रेस की वजह से अपने सारे लीफ वगैरह शेड करता है, उसको बोलते हैं हम ऑटम। ठीक है, तो ऑटम वुड और लेट वुड इज फॉर्म विच हैज़ नैरो जाइलम बैंड। उसके जाइलम बैंड नैरो रहेंगे, मतलब जाइलम की वेसल्स नैरो रहेगी। डार्कर इन कलर रहेगा ये वुड। लुमेन जो है वो नैरो रहेंगी ट्रकेट्स की, एंड वॉल जो है वो थिक रहेंगी विथ एबंडेंट फाइबर, मतलब इसमें स्क्लेरेन कामेटस फाइबर जो रहेंगे वो काफ़ी एबंडेंट रहेंगे, लार्ज अमाउंट में रहेंगे और इसीलिए हाई डेंसिटी रहेगी इसकी। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हाई डेंसिटी। तो अब ये स्प्रिंग और ऑटम वुड क्या रहता है वो हम देखते हैं। ठीक है, जनरली 4 सीजन्स रहते हैं। पहला होता है स्प्रिंग, मार्च, अप्रैल, मई। उसके बाद आएगा समर, जून, जुलाई, अगस्त। समर के बाद होता है ऑटम, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। और फिर स्टार्ट होता है विंटर, दैट इज दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक पिक्चर जिससे आप ये स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर समझ सको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्प्रिंग कौन सा है, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, स्प्रिंग में नए लीफ आएंगे, फ्लावरिंग होगा मोस्ट ऑफ द प्लांट में, दैट इज अ स्प्रिंग। कौन सा स्प्रिंग? मार्च, अप्रैल, मई। स्प्रिंग के बाद क्या आएगा? समर, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, समर में काफ़ी ज़्यादा वाटर ट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो जिस वजह से फिर ऑटम, ऑटम ये एकदम अनफेवरेबल कंडीशन रहेंगी समर के बाद। तो ऑटम इज़ अ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इस सीज़न में पतझड़ होती है, काफ़ी सारे लीफ जो है फॉल आउट हो जाते हैं प्लांट्स के। ठीक है, तो वो लीफ फॉल होना एक तरह का प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। आपको पता है लीफ से काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉस होता है ना, इन द फॉर्म मतलब ट्रांसपिरेशन से। तो प्लांट में जैसे समर में ऑलरेडी प्लांट में वाटर ट्रेस हो जाता है, तो सर्वाइवल के लिए प्लांट क्या करेंगे, अपने सारे लीफ शेड कर देंगे। पर्टिकुलरली ऑटम में काफ़ी ज़्यादा पतझड़ होती है, काफ़ी सारे लीफ फॉल होते हैं। ठीक है, तो ऑटम ही अनफेवरेबल कंडीशन है। ऑटम के बाद फिर आता है विंटर, दैट इज़ दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। तो आप समझ गए चारों सीजन, स्प्रिंग सबसे पहले, बाद में फिर समर, समर के बाद ऑटम, ऑटम के बाद विंटर, और विंटर के बाद अगेन स्प्रिंग। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं हार्टवुड एंड सैपवुड। तो ट्राइकरी एलिमेंट्स ऑफ हार्टवुड are plug in by the ingrowth of adjacent parenchyma cell, that is टाइलोसिस। क्या होता है कि हार्टवुड में, मतलब ये जो वुड है ये इस तरह का वुड है कि इसमें सेंटर में ये रहेगा। ठीक है, जो भी स्टेम हम देखते हो स्टेम के सेंटर में हार्टवुड रहता है। इसमें जो ट्राइकरी एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है, ट्राइकरी एलिमेंट दैट इज जो वेसल्स रहता है, ट्राइकरी एलिमेंट इज नथिंग बट जाइलम वेसल्स।
ट्रैकिड्स अलग है, ट्रैकर एलिमेंट्स अलग है। ट्रैकर एलिमेंट मतलब जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल प्लग हो जाती है, प्लग मतलब ब्लॉक हो जाएंगी ड्यू टू इन ग्रोथ, मतलब इनवर्ड ग्रोथ ऑफ द एडजेसेंट वॉल ऑफ पैरेन्काइमा सेल, दैट इज टाइलोसिस। ठीक है, टाइलोसिस आपको मैं दिखाता हूँ कैसे रहेगा। तो टाइलोसिस की अगर हम बात करते हैं तो टाइलोसिस मतलब जैसे ये जाइलम वेसल है, तो इस जाइलम वेसल में ऐसे इनवर्ड ग्रोथ होकर ऐसे टाइलोसिस बनता है। अभी टाइलोसिस आप देख रहे हो कि ये पूरे जाइलम को ब्लॉक कर रहा है, मतलब जो वेसल है इस वेसल को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, दीज आर टाइलोसिस, समझ रहे, दीज आर टाइलोसिस। तो इनवर्ड ग्रोथ होंगी, इनवर्ड ग्रोथ की वजह से ये जाइलम वेसल है। ठीक है, मैं वी लिख रहा हूँ तो एक्स भी लिखते हैं। तो जाइलम वेसल दैट इज ट्राइकरी एलिमेंट, और इसकी जो इनर वॉल है वो ग्रो होंगी, ऐसे इनवर्ड और टाइलोसिस बनेंगे। ये टाइलोसिस की वजह से ये पूरा जाइलम वेसल ब्लॉक हो जाएगा और इसमें से कोई वाटर कंडक्शन या जो जाइलम सेप का कंडक्शन है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज़ फिल्ड विथ टाइलोसिस, तो डिपॉजिट होते ही होते हैं। देखो उसके बाद क्या बोला है कि ये जो हार्डवुड है इसमें क्या फिल होता है, इट इज़ फिल बाय ऑयल्स, गम, रेजिन्स, टैनिन। ठीक है, कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एक्टिव्स। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्टिव्स बोलेंगे इसको हम, ऑयल, गम्स, रेजिन्स एंड टैनिन्स। देन इनर नॉन फंक्शनल ड्यूरेबल पार्ट। अब जो इनर नॉन फंक्शनल ड्यूरेबल पार्ट है इस वुड का इज रेजिस्टेंस टू पैथोजन, पैथोजन यानी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इवन इंसेक्ट के लिए भी ये काफ़ी रेजिस्टेंस रहता है, कोई इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे बग्स वगैरह जो रहते हैं वो वुड को डिग्रेड कर देते हैं, तो इस वुड को इजीली कोई डिग्रेड नहीं कर पाएगा। जैसे कि सागवान आप देखते हो, सागवान में हार्ट वुड सेंटर में काफ़ी ज़्यादा रहता है। सागवान का जो वुड है वो काफ़ी कॉस्टली रहता है क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इनर नॉन फंक्शनल पार्ट इज़ ड्यूरेबल पार्ट। ड्यूरेबल मतलब जो इजीली ख़राब नहीं होगा, जो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, है ना। ऐसे वुड का यूज़ फर्नीचर्स बनाने के लिए, डोर्स बनाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ड्यूरेबल पार्ट रहेगा वुड का, एंड इट इज़ रेजिस्टेंस टू पैथोजन, इसीलिए फिर इसको नाम क्या दिया गया है, ड्यूरामेन। ड्यूरामेन क्यों, ड्यूरेबल है करके। एंड और हार्ट वुड, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, हार्ट वुड। आउटर जो पार्ट रहेगा, मतलब सेंटर में हार्ट वुड रहेगा किसी भी ट्री में, और बाहर की तरफ जो रहेगा वो लाइट कलर का फंक्शनल पार्ट रहेगा, जिसमें सेकेंडरी जाइलम जो है वो लिविंग रहेगी क्योंकि उसमें स्क्लेरेन्काइमा का डिपोजिशन कम होगा। ऊपर से टाइलोसिस भी नहीं फॉर्म होंगे, नो डिपोजिशन। किस चीज़ का डिपोजिशन नहीं होगा इस वुड में, तो ये सैपवुड की हम बात कर रहे हैं। तो सैपवुड जो है वो आउटर रहेगा, ठीक है, इनर इज हार्टवुड। तो आउटर लाइट फंक्शनल पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम सेल्स वो उसमें लिविंग रहेंगे। नो डिपोजिशन ऑफ केमिकल्स लाइक ऑयल, गम, रेजिन्स, टैनिन, ये सब डिपॉजिट नहीं होगा। ये लाइट कलर का रहेगा देखने के लिए और थोड़ा सा लेस ड्यूरेबल है। एंड ससेप्टिबल टू पैथोजन, पैथोजन मतलब डिसीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म उसके लिए ससेप्टिबल है, इजीली इंसेक्ट या बैक्टीरियल या वायरल, मतलब जो भी माइक्रोबियल डिसीज है वो इजीली उसके ऊपर अटैक करेंगे। ससेप्टिबल आप समझ लो कि रेजिस्टेंस के बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। एंड इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ सैप, सैप मतलब क्या, तो वाटर एंड मिनरल, इसमें से वाटर और मिनरल ये कंडक्ट होगा। कैसे, इस वुड से जो आउटर है लाइट कलर का रहेगा, और इसलिए फिर इसको सैपवुड या अल्बर्नम भी बोलते हैं। सैपवुड और अल्बर्नम, सैपवुड और अल्बर्नम रहेगा ध्यान में। तो यहाँ तक का पोर्शन आप याद रखें। अभी हम सेम टॉपिक हम एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे, सो होल्ड। तो देखिए अभी स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड हम एनसीईआरटी से देख रहे हैं। तो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या, इंटरनल, फिजियोलॉजिकल एंड इंटरनल फैक्टर्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड रहेगा। इन टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन कौन सा होता है,
तो क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं रहती है, जैसे हमारे इंडिया में थ्रू आउट द ईयर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है ना, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, ये सारे सीज़न चलते हैं। तो इन टेम्परेट रीजन क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू ईयर। तो इन स्प्रिंग सीज़न कौन सा है? मार्च, अप्रैल, मई। कैम्बियम जो रहेगा वो काफ़ी एक्टिव रहेगा, ठीक है, जो वस्कुलर कैम्बियम वो काफ़ी एक्टिव रहेगा एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ झाइलरी एलिमेंट। झाइलरी एलिमेंट मतलब पर्टिकुलरली झाइलम वेसल्स। तो झाइलरी एलिमेंट काफ़ी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। झाइलम वेसल्स, ट्रकेट्स, ये काफ़ी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे एंड वेसल्स हैव वाइडर कैविटीज, मतलब वेसल्स की जो कैविटी रहेंगी वो काफ़ी वाइड रहेंगी। तो वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन कॉल्ड एज स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। इस सीज़न में जो वुड फॉर्म होगा उसको बोलेंगे स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। आपको मैं स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो स्प्रिंग में कौन से मंथ रहेंगे? मार्च, अप्रैल, मई, ये स्प्रिंग रहेगा। तो स्प्रिंग में जैसे झाइलरी एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा फॉर्म होंगे, कैम्बियम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा। आपको याद रखना है कैम्बियम क्या में एक्टिव रहेगा? स्प्रिंग में। तो कैम्बियम एक्टिव होने के बाद जो झाइलम बनेंगे, उस झाइलम में जो वेसल्स है वो वाइडर कैविटीज़ के रहेंगे, ठीक है। और इस सीज़न में जो वुड बन रहा है उसको हम बोलेंगे स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। फिर इन विंटर, ठीक है, इन विंटर बोलो या फिर इन ऑटम, ठीक है। इन विंटर और ऑटम जो कंडीशन रहती है पर्टिकुलरली ऑटम में ये अनफेवरेबल रहती है, क्योंकि समर के बाद ये ऑटम आता है, ठीक है। समर में आपको पता है वाटर ट्रेस डेवलप होता है, तो ऑटम जो सीज़न है वो थोड़ा सा अनफेवरेबल रहेगा। तो उस समय कैम्बियम क्या बोला, देखो इन विंटर कैम्बियम इज़ लेस एक्टिव। विंटर में या ऑटम में जो कैम्बियम है वो काफ़ी लेस एक्टिव रहेगा, फॉर्म फीवर झाइलरी एलिमेंट, मतलब झाइलम वेसल्स वगैरह जो बनते हैं वो काफ़ी फ्यू बनेंगे, ट्रकेट्स काफ़ी कम बनेंगे एंड हैव नैरो वेसल्स, मतलब जो वेसल्स की जो लूमेन रहेंगी वो काफ़ी नैरो रहेंगी एंड दिस वुड इज़ कॉल्ड एज ऑटम वुड और लेट वुड, ठीक है। अब नीचे देखो क्या बोला नेक्स्ट पैराग्राफ में, स्प्रिंग वुड जो रहेगा वो लाइटर कलर का रहेगा एंड हैज़ अ लोअर डेंसिटी, उसकी जो डेंसिटी रहेंगी वो कम रहेंगी। वेयर एज ऑटम वुड रहेगा वो थोड़ा सा डार्कर रहेगा एंड हैज़ अ हायर डेंसिटी। तो आप याद रखना, क्योंकि ऑटम वुड में जाइलम फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं जो स्क्लेरन कामेटस सेल से बने हैं, तो ऑटम वुड ये थोड़ा सा डार्कर और हायर डेंसिटी का रहेगा। तो टू काइंड्स ऑफ वुड अपीयर एज अ अल्टरनेट रिंग थ्रू आउट द ईयर। हर ईयर में, मतलब एक साल में दो ऐसी अल्टरनेट रिंग फॉर्म होंगी। एक रिंग रहेंगी स्प्रिंग वुड की, दूसरी रिंग रहेंगी ऑटम वुड की। अर्ली वुड एंड लेट वुड की एक ही रिंग रहेंगी अल्टरनेटली एंड इस अल्टरनेट रिंग फॉर्मेशन को हम बोलेंगे एनुअल रिंग, मतलब एनुअली दो रिंग फॉर्म होंगी, ठीक है। तो एनुअल रिंग इज सीन इन अ कट स्टेम, यूज एस्टिमेट ऑफ एज ऑफ द ट्री। मतलब क्या बोला है कि एनुअल रिंग काउंट करके हम ट्री का एज पता कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक ट्री का स्टेम कट करते हो या एक ट्री को कट करते हो और उसका स्टेम देखते हो, तो हम उस स्टेम में जो एनुअल रिंग के नंबर्स है, तो नंबर ऑफ एनुअल रिंग ये काउंट करके हम बता सकते हैं एज उस ट्री का क्या है। और एनुअल रिंग सीन कट स्टेम गिव्स एस्टिमेट ऑफ एज ऑफ द ट्री इज कॉल्ड एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। मतलब एनुअल रिंग काउंट करके ट्री का एज पता करना, क्योंकि एक साल में दो रिंग, तो ऐसे हम अल्टरनेट दो रिंग काउंट करेंगे तो हमको ट्री का जो है वो एज पता चल जाएगा। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। याद रखेंगे, क्या बोलेंगे? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नीट में पूछा तो आपको ध्यान रखना है। एनुअल रिंग काउंट करके एज पता करने को हम क्या बोलेंगे? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नाउ नेक्स्ट जो देखना है दैट इज हर्टवुड एंड सैपवुड। तो इन ओल्ड ट्रीज, काफ़ी ज़्यादा जो ओल्ड ट्रीज रहते हैं पुराने, तो ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो जाइलम सेकेंडरी जाइलम का पार्ट है, पर्टिकुलरली जो इनर मोस्ट सेंटर वाला जो पार्ट रहता है ओल्ड ट्रीज के स्टेम में वगैरह, तो ओल्ड ट्रीज के स्टेम्स का जो सेंटर पार्ट रहेगा वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन रहेगा। क्यों रहता है वो डार्क ब्राउन? तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। एरोमेटिक मतलब जिसमें बेंजीन रिंग रहेंगे, सब्सटेंसेस, देन इसेंशियल ऑयल्स, ये सब डिपॉजिट होंगे इन द सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर।
तो जिस वजह से सेंट्रल पार्ट जो है वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का दिखता है स्टेम का, ऑफ स्टेम, ठीक है, ओल्डर ट्रीज में। और ये सारे सब्सटेंस डिपॉजिट होने की वजह से देखो आगे क्या बोला है, दिस सब्सटेंसेस मेक, क्या बनाते हैं ये सब्सटेंसेस, तो मेक दैट इनर सरफेस और सेंट्रल पार्ट एज अ हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट। मतलब वो ड्यूरेबल भी रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा वो वुड, और ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ उसके पास रेजिस्टेंस पावर रहेगा। किस चीज़ का रेजिस्टेंस पावर रहेगा इसमें, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट लाइक बग्स वगैरह जो है वुड को डिग्रेड करते, पता है ना आपको, बग बोलते हैं जिसको हम, तो वो बग्स अगर लग गए तो वो डिग्रेड होने लगता है। बग्स, तो जो हार्ड वुड रहेगा, जो सेंटर वाला वुड रहेगा वो थोड़ा सा ड्यूरेबल, रेजिस्टेंस एंड किस लिए रेजिस्टेंस रहेगा, टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट। तो जनरली जैसे वुड डिग्रेड करने वाले इंसेक्ट रहते हैं बग्स और टर्माइट्स, तो उसके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। ये वुड काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है और रेजिस्टेंस है, जिस वजह से इस वुड का कमर्शियल यूज़ होता है फॉर मेकिंग फर्नीचर्स, डोर्स, ठीक है, क्योंकि ख़राब नहीं होता है जल्दी। तो दिस रीजन कंप्राइजेज द डेड एलिमेंट विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल। इसमें जाइलम वेसल्स में काफ़ी ज़्यादा लिग्निफाइड वॉल रहती है, ठीक है। मैंने जैसे अभी बोर्ड में हमने देखा था टाइलोसिस फॉर्म होते हैं जाइलम वेसल में, जिस वजह से जाइलम वेसल टोटली ब्लॉक हो जाएंगी और इसमें से कोई कंडक्शन नहीं होगा, कोई वाटर कंडक्ट नहीं होगा। क्या बोला देखो हार्डवुड के आगे, हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू स्टेम। हार्डवुड जो सेंट्रल डार्क ब्राउन कलर का वुड है हार्डवुड, वो कोई वाटर कंडक्ट नहीं करेगा, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे स्टेम को। फिर सेंट्रल पार्ट के आजू बाजू में जो पेरीफेरल रीजन है और ठीक है, उसमें सेकेंडरी जाइलम जो रहेगा वो लाइटर कलर का रहेगा, क्योंकि उसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपॉजिट नहीं होंगे लाइक रेजिन, टैनिन, गम वगैरह, एंड इट इज़ नोन एज सैप वुड। और ये लिविंग टिश्यू से बना है, उसमें जाइलम वेसल्स की लुमेन लार्ज रहेंगी, ठीक है, वो कोई ब्लॉक नहीं रहेंगी, तो इट इज़ कॉल्ड एज सैप वुड। सैप वुड इसलिए बोलते हैं कि ये कंडक्शन करता है वाटर एंड मिनरल का, और वाटर एंड मिनरल को हम बोलते हैं सैप, ठीक है। तो ये रहेगा कहाँ से कहाँ कंडक्ट करेंगे वाटर एंड मिनरल, तो फ्रॉम रूट टू लीफ, फ्रॉम रूट टू लीफ ये वाटर कंडक्ट करेंगे, कौन सा, सैप वुड। समझ में आ रहा है सैप वुड सबको, ठीक है। तो इसका एनिमेशन अभी हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। Heartwood and sapwood. In woody trees, the central portion of stem is darker in color. That portion is hard and tough due to deposition of resins, tannins, gums, and formation of tyloses. This central hard, tough, and darker region constitutes heartwood. The conduction function of heartwood stops due to formation of tyloses in vessels, and hence heartwood functions mechanically. The heartwood is generally used for making furniture. The outer portion of the trunk is lighter in color and soft, which performs the function of conduction of water and mineral, and it is known as sapwood. This wood is used for making pulpwood, tool handles, etc. Spring wood and autumn wood. In spring, the activity of cambium is more, and hence the wood elements are larger in size with wide lumen. Moreover, the amount is more, and the secondary xylem or wood formed during spring is called a spring wood. The activity of cambium is less during autumn season, and the wood elements are smaller in size with narrow lumen. Moreover, it is lesser in amount, and the wood formed during autumn is called winter or autumn wood. Spring wood and autumn wood constitute the annual ring. The stems of dicot flowering plants and woody trees become thicker as they grow. This secondary growth takes place in a thin layer of tissue lying between the phloem and xylem, called the vascular cambium.
that is composed of meristematic or growth cells. These cells divide over and over again to create new vascular tissue. Secondary xylem is the most important tissue produced by the vascular cambium because it is the same tough, fibrous plant material that we call wood. In fact, each ring on this tree stump represents 1 year's growth of woody secondary xylem tissue. The hardening process that leads to the creation of wood occurs because a complex chemical compound called lignin invades the walls of secondary xylem cells, giving them both strength and flexibility. And lignin helps to prevent leakage of liquid from the xylem too. All of the cellular changes that lignin brings about allow woody plants to grow quite tall, thus improving their access to essential sunlight. Wood is one of the world's most useful and versatile building materials. It's used to make paper, and in many countries, wood is also an important fuel for both cooking and heating. So it's not surprising that the demand for this valuable plant material frequently exceeds its supply. In contrast to dicots and conifers, monocot plants, such as corn, cannot make secondary xylem, so they never produce any true wood. However, some monocots, such as palm trees, do achieve secondary growth through an enlargement of their parenchyma cells. अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी ग्रोथ। इसके पहले सेकेंडरी ग्रोथ हमने देखा था, उसमें हमने वस्कुलर कैम्बियम देखा था। एक्चुअल सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो दो होते हैं, एक है वस्कुलर कैम्बियम, दूसरा है कॉर्क कैम्बियम। तो अभी हम देख रहे हैं कॉर्क कैम्बियम की वजह से जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो कैसे होती है। तो इंक्रीज इन डायमीटर और इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ द स्टेम बाय सेकेंडरी ग्रोथ इज मेनली ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियम। तो मेन जो गिर्थ डायमीटर बढ़ रही है वो वस्कुलर कैम्बियम की वजह से बढ़ रही है, ठीक है। प्रेजेंट इन आउटर कॉर्टिकल लेयर, ठीक है। तो आउटर कॉर्टिकल लेयर में ये प्रेजेंट रहता है। नाउ व्हेन एपिडर्मिस गेट रप्चर, अब जैसे जैसे वो डायमीटर बढ़ती है अंदर से एपिडर्मिस रप्चर होता है। तो आउटर एपिडर्मिस रप्चर होने के बाद ये नेसेसरी होता है टू रिप्लेस दैट रप्चर सेल बाय न्यू सेल। हर बार जब अंदर से जाइलम ऐड होने की वजह से जब गिर्द बढ़ेगा तो बाहर वाला एपिडर्मिस का जो लेयर है वो ब्रेक होगा। अब जो डैमेज एपिडर्मिस के सेल्स है, जो रप्चर सेल्स है, उसको रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए फिर एक नया कैम्बियम डेवलप होता है, दैट इज़ कॉर्क कैम्बियम। उसको हम बोलेंगे फेलोजेन। फेलोजेन ये किसका नाम है? कॉर्क कैम्बियम का। इज़ डेवलप इनटू एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन ऑफ स्टेम। एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन मतलब स्टील, आपको पता है स्टील किसको बोलते हैं हम? एंडोडर्मिस के अंदर वाला जो पार्ट या पेरिसाइकल के अंदर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं स्टील। पेरिसाइकल के अंदर वाला जो पार्ट है कौन सा है? स्टील है। तो एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन ऑफ स्टेम मतलब स्टील के बाहर का जो रीजन है स्टेम का, वहाँ पे क्या डेवलप होगा? कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। देखो स्टील आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो जैसे आप स्टील की बात कर रहे हो तो स्टील यानी सेंट्रल कोर ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएटेड इनटू पेरिसाइकल, वस्कुलर, बंडल एंड पिथ। तो एक्स्ट्रा स्टेलर मतलब स्टील के बाहर का पार्ट है ना। स्टील के बाहर का पार्ट मतलब पेरिसाइकल का बाहर का पार्ट। तो एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन में क्या डेवलप होगा? फेलोजेन। तो एक्चुअली ये जो कॉर्टेक्स रहता है, कॉर्टेक्स के कुछ सेल जो है वो डी डिफरेंशिएट होते हैं। कॉर्टेक्स के कुछ सेल डी डिफरेंशिएट होकर क्या में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। और क्या बनाएंगे वो? कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन, ठीक है ना। देखिए अभी क्या बोला है? एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन ऑफ स्टेम में डेवलप होगा द आउटर कॉर्टिकल सेल्स ऑफ अ कॉर्टेक्स बिकम मेरिस्टेमेटिक। जो कॉर्टिकल सेल रहते हैं बाहर के, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलर रीजन के, वो क्या हो जाएंगे? मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे। मेरिस्टेमेटिक होंगे मतलब वो कॉर्टेक्स में जो सेल रहते हैं जनरली पैरेन्काइमेटस सेल रहते हैं। तो सम पैरेन्काइमेटस सेल ऑफ कॉर्टेक्स रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एंड बिकम मेरिस्टेमेटिक बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन, और उसको हम बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम। तो क्या बोला है? द आउटर कॉर्टिकल सेल्स
of cortex become meristematic and produce a layer of thin wall rectangular cells. तो जो thin wall rectangular cell की layer है वो है cork cambium. And these cells मतलब ये cork cambium की जो cells है cut off new cell on both side. Cut off मतलब ये divide होकर नया cell form कर सकते हैं on both side. तो cells produce on outer side. तो जो cell outer side produce होंगे उसको हम बोलेंगे दे डेवलप इनटू फेलेम और कॉर्क. मतलब बाहर की तरफ जो सेल डेवलप होंगे वो क्या में डेवलप होंगे? कॉर्क में. ठीक है, कॉर्क मतलब जो हार्ड बार्क रहता है ट्री का उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्क. अगर फेलोजन बाहर की तरफ डेवलप हुआ तो वो जो नए सेल बनाएंगा उस लेयर को हम बोलेंगे फेलेम और कॉर्क. एंड वेयर एज जब फेलोजन इनर साइड में डेवलप होगा तो इस प्रोड्यूस फेलोडर्म दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स. मतलब फेलोजन अगर अंदर की तरफ डिवाइड हुआ तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करेगा दैट इज़ फेलोडर्म. और बाहर की तरफ अगर डिवाइड हुआ फेलोजन तो वो प्रोड्यूस करेगा फेलेम दैट इज़ कॉर्क. ठीक है, तो कॉर्क जो है वो इम्परवियस रहेगा नेचर में वाटर के लिए. डू नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर ड्यू टू सबराइज वॉल. सबराइज वॉल मतलब जो कॉर्क है उसमें काफ़ी ज़्यादा सबरीन डिपॉजिट होता है जो वाटर इम्परमेबल होता है. ठीक है, तो सबरीन डिपॉजिट होने की वजह से उसमें से वाटर पास नहीं होगा. ठीक है, इट इज़ अ फैटी एसिड्स. सबरीन का जो नेचर है वो फैटी एसिड रहेगा. नाउ सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बारे में बात करते हैं. तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज़ अ पैरेन्काइमेटस इन नेचर. मतलब अंदर की तरफ जब डिवाइड होगा फेलोजन और कॉर्क कैम्बियम क्या बनाएगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स. तो वो पैरेन्काइमेटस नेचर का रहेगा. यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है कि फेलोजन दैट इज कॉर्क कैम्बियम, फेलेम दैट इज कॉर्क एंड फेलोडर्म दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स कंस्टिट्यूट अ पेरिडर्म. समझ रहे? पेरिडर्म मतलब 3 लेयर है, फेलोजन, फेलेम एंड फेलोडर्म टुगेदर कॉल्ड एज पेरिडर्म. एंट्रेंस के लिए ध्यान में रखना. तो एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम डेवलप अ प्रेशर ऑन अदर सेल एंड दिस सेल्स डाइज. तो जैसे जैसे कॉर्क कैम्बियम डेवलप होगा दोनों तरफ कट ऑफ होगा तो बाकी जो सेल्स रहते हैं उसके ऊपर प्रेशर डेवलप होगा और वो सेल डेड होंगे. नो बार्क ये नॉन टेक्निकल टर्म है रेफरिंग टू ऑल सेल. देखो बार्क यानी क्या बोला है? बार्क मीन्स ऑल सेल टाइप फाउंड एक्सटर्नल टू वस्कुलर कैम्बियम. मतलब वस्कुलर कैम्बियम आपको पता है वस्कुलर कैम्बियम. ठीक है, वस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ डिवाइड होगा तो सेकेंडरी जाइलम बनाता है, बाहर की तरफ डिवाइड होगा तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा. तो बार्क मतलब ऑल सेल टाइप फाउंड एक्सटर्नल टू वस्कुलर कैम्बियम इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम. मतलब आप काउंट कर लो कि सेकेंडरी फ्लोएम से बाहर की सारी चीज़ें जो है अलॉन्ग विद सेकेंडरी फ्लोएम इज अ बार्क. मतलब सेकेंडरी फ्लोएम के बाद पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ठीक है, और हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस, ये सब क्या में आ जाएंगे? बार्क में. तो बार्क ऑफ अर्ली सीजन इज सॉफ्ट. अर्ली सीजन में जो बार्क फॉर्म होगा वो सॉफ्ट होगा. एंड बार्क ऑफ अ लेट सीजन इज हार्ड हो जाएगा लेट सीजन में जो बार्क फॉर्म होगा. नेक्स्ट जो टॉपिक देखना है अभी लेंटिसिल्स. लेंटिसिल्स आर एरिएटिंग पोर्स प्रेजेंट एज अ रेस स्कार. ये सरफेस ऑफ द बार्क मतलब बार्क के सरफेस पे छोटे छोटे ऐसे ओपनिंग्स रहेंगे एरिएटिंग पोर्स कॉल्ड एज लेंटिसिल. ये लेंस शेप ओपनिंग रहता है लेंटिसिल्स. दे आर मीन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसियस एक्सचेंज. ठीक है, जिसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा और CO2 लॉस होगा. पर्टिकुलरली स्टेम पोर्शन में रहेंगे. दीज आर द पोर्शन ऑफ पेरिडर्म. पेरिडर्म अभी हमने देखा फेलेम दैट इज कॉर्क, फेलोजन, कॉर्क कैम्बियम एंड फेलोडर्म दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स टुगेदर कॉल्ड एज पेरिडर्म. तो पेरिडर्म का ही पार्ट है लेंटिसिल. वेयर एज फेलोजन दैट इज कॉर्क कैम्बियम एक्टिविटी इज मोर. कुछ ऐसे पोर्शन रहते हैं, ठीक है, दीज आर द पोर्शन ऑफ पेरिडर्म वेयर फेलोजन ऑफ दैट इज कॉर्क कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा रहती है. एंड लेंटिसिल्स आर मीन फॉर गैशियस एक्सचेंज एंड वाटर वेपर एक्सचेंज. ठीक है, मतलब यहाँ से थोड़ा बहुत वाटर भी लॉस होगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एंड गैशियस एक्सचेंज होगा फॉर रेस्पिरेशन. तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा और CO2 रिलीज होगा. तो मोनोकॉट स्टेम लाइक द कैम्बियम हेंस सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट स्टेम में नहीं रहेंगे एंड डज नॉट टेक्स प्लेस. बट एसेसरी कैम्बियम डेवलप इन अ प्लांट. कुछ
मोनोकॉट ऐसा है जिसमें एसेसरी कैम्बियम डेवलप होता है, लाइक ड्राइसेना, अगेव, पाम। तो इन तरह के मोनोकॉट पे हो सकता है कि सेकेंडरी ग्रोथ थोड़ी बहुत दिखे। देन रूट ऑफ स्वीट पोटैटो शो प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ एंड कॉल्ड एज एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ। तो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ किस पे दिखेगी? मोनोकॉट में। वैसे तो मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं रहता है, तो कैम्बियम नहीं है तो मोनोकॉट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। बट यहाँ पे कुछ प्लांट दिए हैं मोनोकॉट के, जैसे ड्रोसेना, आगेव, पाम एंड रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ आपको दिखेंगी ड्यू टू एसेसरी कैम्बियम। क्या डेवलप होगा इनमें? एसेसरी कैम्बियम। ठीक है, कुछ टिश्यू अपने आप कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे एसेसरी कैम्बियम एंड दे शो एनामोलस ग्रोथ। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड से यूनिट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट तो एनसीईआरटी से भी हम कॉर्क कैम्बियम के बारे में देख रहे हैं। तो एज द स्टेम कंटिन्यू टू इंक्रीज ग्रेथ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियम, आउटर कॉर्टिकल लेयर एंड एपिडर्मल लेयर गेट ब्रोकन। तो जैसे जैसे वस्कुलर कैम्बियम के डेवलप एक्टिविटी की वजह से अंदर से जो डायमीटर है वो बढ़ती जाती है स्टेम की, तो आउटर कॉर्टिकल सेल और एपिडर्मल लेयर जो रहती है वो ब्रेक होती है। एंड जो एपिडर्मिस की लेयर ब्रेक हुई वो रिप्लेस होने की ज़रूरत होती है, इसलिए न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर फॉर्म होंगी। Hence, sooner or later, another meristem tissue that is cork cambium or phellogen is developed. और यूजुअली ये कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन कहाँ से डेवलप होगा? तो इन अ कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, तो कुछ कॉर्टिकल सेल्स कन्वर्ट होंगे मेरिस्टेमेटिक सेल में और वो बनाएंगे कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो फेलोजन इज अ कपल लेयर थिक मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल। तो फेलोजेम कट ऑफ द सेल ऑन बोथ साइड, मतलब फेलोजेन के सेल दोनों तरफ डिवाइड हो सकता है। तो आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क, मतलब बाहर की तरफ जब फेलोजेन डिवाइड होगा आउटर साइड में, तब वो कॉर्क बनाएगा और फेलेम बनाएगा। ठीक है, वाइल इनर सेल, मतलब इनर साइड में जब ये डिफरेंशिएट होगा या डिवाइड होगा तो वो क्या बनाएगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म। तो जो आउटर कॉर्क बन रहा है वो कॉर्क इम्परवियस है। ये कॉर्क को आप बार्क भी बोल सकते हो। तो कॉर्क इज इम्परवियस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सबरिन। तो वाटर के लिए वो इम्परवियस बन जाएगा क्योंकि उसमें क्या डिपॉजिट होगा? सबरिन डिपॉजिट होगा उसके सेल वॉल में। नाउ सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये पैरेन्काइमेटस है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स है ना फेलोडर्म। तो अंदर की तरफ जब फेलोजन डिवाइड हो रहा है तो वो क्या बना रहा है? फेलोडर्म बना रहा है। तो फेलोडर्म ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स की जो सेल्स है वो कैसे बने हैं? पैरेन्काइमा। समझ गए? मतलब कॉर्टेक्स रीजन की कुछ सेल मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे, दे रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, तो उसको हम बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन। अब फेलोजेन जो है वो दोनों तरफ कट ऑफ हो सकता है, मतलब दोनों तरफ डिवाइड होता है। तो आउटर साइड में जब डिवाइड होगा ये फेलोजेन, तब ये बनाएगा फेलेम, दैट इज कॉर्क। और इनर साइड की तरफ जब डिवाइड होगा ये फेलोजेन, तब वो बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म। अब देखो सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म के आगे क्या बोला है? तो कॉर्क की वाटर के लिए इम्परवियस है क्योंकि उसमें सबरिन डिपॉजिट होता है उसके सेल वॉल में, और जो सेल्स है सेकेंडरी कॉर्टेक्स को पैरेन्काइमेटस है। टुगेदर फेलोजेन दैट इज कॉर्क कैम्बियम, फेलेम दैट इज कॉर्क एंड फेलोडर्म दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कलेक्टिवली नोन एज पेरिडर्म। तो आपको ध्यान रखना है पेरिडर्म किसको बोलते हैं। तो फेलोजेन, फेलेम एंड फेलोडर्म इज कॉल्ड एज पेरिडर्म। तीन चीज़ें हैं। फेलोजेन यानी क्या? कॉर्क कैम्बियम, फेलेम यानी कॉर्क, फेलोडर्म यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। Now, due to activity of cork cambium, pressure build up on remaining layer peripheral to phelogen, and ultimately these layer dark and slot off. Slot off मतलब fall off, मतलब जैसे जैसे अब ये फेलोजेन जो है वो डिवाइड होते जाएगा तो बाकी जो आजू बाजू की लेयर है, आउटर लेयर, वो ब्रेक होंगी, डेड हो जाएंगे एंड स्लॉट ऑफ होगी, फॉल ऑफ होगी। अब एक टॉपिक है बार्क। तो बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म रेफर टू ऑल टिश्यू एक्सट्रेड टू वस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, वस्कुलर कैम्बियम या एक्स्ट्रास्टेलर रीजन के ऊपर जितने भी टिश्यू है उसको हम क्या बोलेंगे? बार्क। तो बार्क मतलब आप पर्टिकुलरली सेकेंडरी फ्लोएम से आप पकड़ोगे। ठीक है, तो बार्क रेफर एज नंबर ऑफ टिश्यू दैट इज पेरिडर्म। पेरिडर्म में तो तीन चीज़ें है ना, कौन से? फेलेम, फेलोजेन एंड फेलोडर्म, दैट इज
cork cambium and secondary cortex along with secondary phloem also. तो इसको हम बोलेंगे बार्क. तो बार्क में क्या क्या है, दो चीज़ें हैं, दैट इज बार्क इज अ पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम. ठीक है, वस्कुलर कैम्बियम के बाहर का जितना पार्ट है वो सब हो जाएगा बार्क. तो बार्क इज फॉर्म अर्ली सीजन इज अर्ली एंड सॉफ्ट बार्क एंड एंड ऑफ द सीजन इज कॉल्ड एज लेट और हार्ड बार्क. तो आप ध्यान में रखना, अर्ली सीजन में फॉर्म होगा वो अर्ली और सॉफ्ट रहेगा बार्क, और लेट सीजन में जो फॉर्म होगा वो थोड़ा सा हार्ड रहेगा, तो उसको लेट है और हार्ड बार्क बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है नेम द वेरियस लेयर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट बार्क. तो मैं अगर सेकेंडरी फ्लोएम से बाहर काउंट करूँ तो सेकेंडरी फ्लोएम के बाद हम बोलेंगे पेरिसाइकल, देन एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एक्सोडर्मिस, एपिडर्मिस. ऑल दीज आर द लेयर्स ऑफ बार्क, है ना. सेकेंडरी फ्लोएम के बाद रहेगा पेरिसाइकल के बाहर रहेगा एंडोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स के बाद एक्सोडर्मिस, और एक्सोडर्मिस के बाहर एपिडर्मिस. एट सर्टेन रीजन फेलोजेन कट ऑफ क्लोजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल. मतलब कुछ रीजन में जो फेलोजेन है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी और वो क्लोजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल डिवाइड बनाएगा. ठीक है, ऑन आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल. मतलब हर बार फेलोजेन बाहर की तरफ डिवाइड होकर कॉर्क सेल ही बनाता है, ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे बोला है कि कुछ रीजन में फेलोजेन जो है दैट इज कॉर्क कैम्बियम जो है वो डिवाइड होके बाहर की तरफ कॉम्पैक्ट मास डेवलप करेगा पैरेन्काइमेटस सेल का. ठीक है, इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल. तो वो जो पैरेन्काइमेटस सेल है वो रप्चर करते एपिडर्मिस को एंड फॉर्मिंग अ लेंस शेप ओपनिंग, और वो वहाँ पे एक लेंस शेप ओपनिंग बनाएंगे. तो आप यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल देख रहे हो डायग्राम में एपिडर्मिस के नीचे, वो कॉम्प्लीमेंट्री सेल है ना, पैरेन्काइमेटस सेल है जो कॉर्क कैम्बियम दैट इज फेलोजेन की वजह से बने. मतलब यहाँ पे फेलोजेन बाहर की तरफ डिवाइड होकर कॉर्क नहीं बना रहा है, क्या बना रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल दैट इज पैरेन्काइमेटस सेल. और वो पैरेन्काइमेटस सेल ने क्या किया है, तो दिस पैरेन्काइमेटस सेल सुन रप्चर द एपिडर्मिस. तो आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि उसने एपिडर्मिस को रप्चर कर दिया है. तो एपिडर्मिस यहाँ पे रप्चर हुआ है, जहाँ पे मैंने लेंटिसिल लिखा है वहाँ पे एपिडर्मिस रप्चर है. तो वहाँ पे लेंस शेप ओपनिंग बन गया है फॉर गैसियस एक्सचेंज. तो रप्चर द एपिडर्मिस एंड फॉर्म अ लेंस शेप ओपनिंग कॉल्ड एज लेंटिसिल्स. तो लेंटिसिल परमिट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर एंड इनर टिश्यू ऑफ स्टेम. तो कौन सी गैसेस एक्सचेंज होंगी, तो ऑक्सीजन एंड CO2. ऑक्सीजन स्टेम टिश्यू में एंटर होगा और CO2 लॉस होगा थ्रू दिस लेंटिसिल. ठीक है, तो दिस ऑकर ओनली इन वुडी ट्रीज. तो यहाँ पे लेंटिसिल और बार्क की डायग्राम दी है, बी वाली डायग्राम बार्क की है. नाउ सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट. अब लास्ट पार्ट है, तो रूट में अगर सेकेंडरी ग्रोथ हम बात कर रहे हैं तो इन डाइकॉट रूट वस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, ये याद रखना. जो वस्कुलर कैम्बियम है पहले से डाइकॉट रूट में प्रेजेंट नहीं रहता है. मोनोकॉट रूट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, बट डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है. और इसमें जो कैम्बियम डेवलप होगा ये कंप्लीटली सेकेंडरी है, मतलब लेट फॉर्म होगा. जब प्लांट मैच्योर होता है तब जाके उसके रूट में ये कंप्लीट रिंग बनेगी कैम्बियम की, और वो टोटली वस्कुलर कैम्बियम की जो रिंग रहेंगी वो सेकेंडरी रहेगी. इनिशियली इट ओरिजिनेट इन अ टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम. फ्लोएम के नीचे जो टिश्यू लोकेटेड है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल. ठीक है, पेरिसाइकल का कुछ पोर्शन जो है वो बनाता है वस्कुलर कैम्बियम. तो ये वस्कुलर कैम्बियम इनिशियली कहाँ रहेगा, जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल. A portion of pericycle tissue, particularly above protoxylem. ठीक है, तो पेरिसाइकल का वो पोर्शन जो प्रोटोजाइलम के अबव है वो भी मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट होगा एंड फॉर्म अ कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस वेवी रिंग. ठीक है, तो कैम्बियम की एक वेवी रिंग बनेगी इनिशियली.
एंड लैटर इट बिकम्स सर्कुलर। मतलब इस डायग्राम में आप देखो तो ये जो पहली वाली डायग्राम आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, उसमें आप कैम्बियम की वेवी रिंग देख सकते हो। ठीक है, ये पहले वाले दोनों डायग्राम में कैम्बियम की कौन सी रिंग है? वेवी रिंग। और दूसरे वाले डायग्राम में आप देखो कैम्बियम की सर्कुलर रिंग बनी है। तो इनिशियली वेवी रिंग रहेगी, बाद में सर्कुलर रहेगी। तो वेवी रिंग फॉर्म कैसे हुई समझ में आया? मतलब एक कैम्बियम जो रहता है वो फ्लोएम के नीचे रहता है। ठीक है, आपको पता है रूट में जो जाइलम फ्लोएम रहते हैं वो अलग अलग रेडियस पे रहते हैं अल्टरनेटली, है ना, रेडियल वस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहता है। तो फ्लोएम के नीचे एक कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा और दूसरा कैम्बियम डेवलप होता है पेरिसाइकल से। कौन सा पेरिसाइकल? जो प्रोटोजाइलम के अबव है। तो ऐसे करके फिर वो जॉइन होंगे, तो इनिशियली एक वेवी रिंग बनेगी, बाद में एक कंप्लीट रिंग बनेगी। तो फर्दर इवेंट जो है वो सिमिलर है, जैसे डायकॉट स्टेम में होता है ना, बाहर की तरफ जब डिवाइड होगा तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, अंदर की तरफ डिवाइड होगा तो सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, वो सब। तो यहाँ पर भी ये यूनिट हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, Cork. Cambium. In some woody plants, further increase in diameter of axis takes place by formation of new tissue in extrastellar regions. These new tissues are called periderm. Periderm is made up of three tissues. Phallogen. It is composed of a single layer of meristematic cells. It is also called secondary lateral meristem that may arise from permanent living cells of hypodermis or outer cortex. The cells appear rectangular and radially flattened. Phloem. These cells are formed as a result of tangential and paraclinal divisions of phallogen cells towards the outer face. These cells are compactly arranged and have thin cellulose walls in the beginning. As they mature, there is a gradual loss of living matter and cells get elongated radially, vertically or tangentially. The cell walls become thick because of development of fatty substance called suberin. Suberin is impervious to water. Phalloderm. Layers of thin-walled cells cut off towards the inner side of the phallogen form phalloderm. The cells of this layer are living and possess cellulose cell wall. It is also called secondary cortex. In some species, these cells may contain chloroplasts and starch.